मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम ब्रूटली 3 चीज़ें हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने डिवाइड की हैं आने सभी लगभग इतिहासकारों ने कि एक तो कन्नौज वाला पीरियड है जो आप पहले मैंने इसका जो है पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर दे चुका हूँ। एक फिर इसके बाद आपका आता है ये दिल्ली सल्तनत का काल, और फिर फाइनली मुग़ल काल, और उसके पतन के बाद जैसे ब्रिटिशर्स या विदेशियों का वो होता है, तो उस ब्रिटिश पीरियड को फिर हम आधुनिक युग में ले जाते हैं। तो ये जो काल था करीब 750 से ये लेके हर्षवर्धन के काल से लेके फिर वहाँ 1750 तक का काल जो था, ये पीरियड जो है मध्य युग कहलाया। अब हम इसके बारे में आने वाले समय में वीडियो लेक्चर्स देते रहेंगे। स्टे विद मी, थैंक यू। अरबों का सर्वप्रथम आक्रमण हज़रत उमर के टाइम पे 636-37 ईस्वी के करीब होता है, लेकिन ये असफल आक्रमण था भारत पर, इसलिए इसकी चर्चा इतनी नहीं होती। भारत पर सफल मुस्लिम प्रथम आक्रमण जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है, और इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि श्रीलंका के जो राजा थे उसने इस्लाम धर्म ज्वाइन किया था, और इसलिए उसने कुछ जहाज़ी बेड़ों को वहाँ भिजवाया था। तो उन जहाज़ी बेड़ों को कुछ लुटेरों ने आपका देवल में लूट लिया था, जिसकी वजह से जो हज़रत जो खलीफा हैं वो नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने इराक़ के गवर्नर से इसकी क्षतिपूर्ति की मांग की थी। तो इराक़ के गवर्नर ने जो वहाँ का दाहिर शासक था सिंध प्रांत का, उससे इसकी डिमांड की, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर गवर्नर ने 3 लोगों को क्षतिपूर्ति के लिए भेजा कि उनसे धन निकलवा के लाओ। तो 2 लोग जो थे वो परास्त हो जाते हैं, जो तीसरा पहुंचता है वो मोहम्मद बिन कासिम था। उसने जो है दाहिर को परास्त किया, और फिर उस पर जो है वहाँ पर सिंध पर और मुल्तान दोनों जगहों पर आक्रमण करके वहाँ पर ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। जो दाहिर था वो उसका भी एक इतिहास ये है कि चचनामा से मिलता है इसके बारे में डिटेल, इस पूरे घटनाक्रम का, कि जो वहाँ पहले राय वंश जो कि सिंध प्रांत का जो शूद्रों का जो है अंतिम वंश था वो राय वंश। उस राय वंश का जो एक शासक था राय साहसी, तो उसकी हत्या के बाद जो उसके मंत्री ने चच जिसका नाम था, उसने सत्ता हासिल कर ली थी, और वो ब्राह्मण वंशी मंत्री था, तो उसने ब्राह्मण वंश स्टार्ट किया वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है उसका जो उत्तराधिकारी था वो ये दाहिर था। इस दाहिर से फिर युद्ध होता है इनका मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम फिर आखिरी में दाहिर को परास्त करके मार देता है, और फिर वो अपनी सिंध और मुल्तान में सत्ता स्थापित करता है। अरबों के बाद तुर्कों का आक्रमण भारत पर होता है। इसमें महमूद गजनवी सबसे प्रमुख था, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि उसका भी इतिहास, कि जो तुर्कों में सबसे प्रथम जो था अलप्तगीन था। उसने एक गजनी वंश की स्थापना की। गजनी वंश को यामनी वंश भी कहते हैं। अलप्तगीन खुद एक गुलाम था, एक अब्दुल मलिक नामक शासक का, जो कि सामानी वंश का शासक था, उसका गुलाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। इस अलप्तगीन के बाद इसका जो एक गुलाम था वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन जो था पहला व्यक्ति था जो पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया था।
और ये आक्रमण 986 ईस्वी में करीब होता है। इसके बाद इसका पुत्र जो है महमूद गजनवी वो बनकर आता है। वो महमूद गजनवी जो था उसने ये सुबुक्तगीन की तरह काफ़ी प्रभावशाली शासक था। उसने गजनी का सिंहासन संभालते ही भारत पर आक्रमण प्रारंभ किया और इसने बताया जाता है कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 1001 से लेके 1027 के बीच में इस 26 साल के लंबे दौर में इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसमें सबसे जो जाना माना प्रमुख आक्रमण था वो 1025 में सोमनाथ मंदिर का विध्वंस यानी काठियावाड़ पर आक्रमण था। और इसके अलावा इसने बड़े अच्छे मतलब जो धार्मिक केंद्र थे, जो विकसित नगर थे, उन पर आक्रमण किया, उन्हें विध्वंस किया, जैसे कि थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, इस तरह से सोमनाथ, ये सब बड़े इसके आक्रमण थे। और इसका जो आक्रमण का जो उद्देश्य था वो अपने साम्राज्य के विकास के लिए धन लूटना था। तो इसका कोई यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का कोई उद्देश्य नहीं था। तो महमूद गजनवी पे ये अक्सर ये प्रश्न बनता है, तो महमूद गजनवी पे ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो स्थापना का उद्देश्य बनता है वो आगे चल के मोहम्मद गौरी के काल में होता है। तो ये एक बड़ी वो थी घटना। इसके बाद अच्छा, इसमें महमूद गजनवी जो था अपने साथ अलबरूनी जो उसको लेके आया था, और उसका जो राज कवि था वो फिरदौसी था। अलबरूनी के बारे में बताया जाता है कि वो पहला मुस्लिम था जिसने कि पुराणों का अध्ययन किया था, और बाकी उसके दरबारी कवियों में यही दोनों लोग थे। इसके अलावा भी बड़ा इसका दरबार था, और ये काफ़ी विख्याति प्राप्त करता है ये भारत पर आक्रमण करने के बाद। और फिर हम इसके बाद जो देखते हैं, इस वंश का भी जो है धीरे धीरे पतन होता है, और फिर आगे चल के गौरी वंश आगे आता है। तो इसमें हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। गौर के सबसे प्रधान वंश जो था शंसबनी वंश था, उसका प्रतापी शासक मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण 1175 में भारत में होता है। मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो एक बघेल वंश के शासक भीमदेव ने भी पराजित किया था। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गौरी बस अलग अलग टारगेट करता है और फिर उसके बाद जीतता चला जाता है। जैसे कि आप पंजाब, सिंध और इस तरह से लाहौर वो पहली बार जीतता है, फिर आगे आता है। तो लाहौर की विजय के बाद पहली बार उसका सामना जो है पृथ्वीराज चौहान से होता है, और पृथ्वीराज चौहान से तराइन में उसका युद्ध होता है। तराइन जो है थानेश्वर के पास है, दिल्ली से 100-125 किलोमीटर के करीब है। तो तराइन के युद्ध जो प्रथम युद्ध था उसमें ये पराजित हो जाता है, और फिर पराजित होकर वापस लौट जाता है, भाग जाता है। इसके बाद अगले वर्ष यानी 1192 में यानी 91 में प्रथम युद्ध हुआ, 92 में फिर से वो वापस आता है और पूरी तैयारी के साथ आता है और पृथ्वीराज चौहान को हराता है, पराजित करता है और उसको बंदी बनाकर ले जाता है। वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहीं से ये दिल्ली पर अपना अधिकार करता है, और दिल्ली पर चौहानों का मतलब शासक था, उसी के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। तो इनको अपदस्थ करके फिर मोहम्मद गौरी अपने इस गौर वंश की स्थापना करता है, और यहाँ से मुस्लिम शासन जो केंद्रीकृत शासन था वो स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद वो अपना एक गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को राजपाट सौंप देता है। फिर आगे जाके उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर वहाँ से आप दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 जो है
सल्तनत जो पांच प्रमुख वंश हुए, गुलाम वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन वंशों ने लंबे समय तक राज किया। और फिर उसके बाद मुग़लों का आगमन होता है जो कि ब्रिटिश पीरियड तक चलता है, और फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं फिर आधुनिक युग में। तो ये मुग़ल काल में इतना हम कुछ पढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अभी के लिए थैंक यू।